साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और सीएसआईआर के कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देख रहे थे। उसी के क्रम में अब हम 2019 के कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपके प्रोटीन फोल्डिंग का है और मेरे चैनल पे अवेलेबल है ये लेक्चर जहाँ पे हमने प्रोटीन फोल्डिंग को डिटेल से लेलेंजर से कवर किया था और वहीं का ही एक डायग्राम से ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्स बैक्टीरिया जो होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं जो कि आपके ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम स्ट्रेस प्रोटीन कहते हैं या हीट शॉक प्रोटीन कहते हैं, जिसमें आपका डना के, डना जे, ग्रोइयल, ग्रोइयस और जीआरपीई ये सारे आपके प्रोटीन्स होते हैं। डना के जो होता है वो आपका एक एटीपी बाइंडिंग प्रोटीन है, याद रखिएगा, हो सकता है नेक्स्ट टाइम एग्जाम में पूछ ले। विच अटैच करता है न्यूली सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड इन कॉन्जुगेशन विद डना जे। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो आपको करेक्टली यहाँ पे पहचानना है, जो कि इस पूरे प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका प्ले करता है। अब एक्चुअल में अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं और आपने प्रोटीन फोल्डिंग का लेक्चर देखा होगा, तो वहाँ पे हमने इस डायग्राम को वहाँ पे समझाया था, जो कि आपको लेलिंजर की बुक में मिल जाएगा। जब आपकी प्रोटीन फोल्डिंग होती है तो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में समझा देता हूँ। ये आपकी अनफोल्डेड प्रोटीन है। इसमें क्या होती है, आपकी 2 प्रोटीन होती है, डना जे होता है, डना के होता है। के पास आपके पास एटीपी वाली एक्टिविटी जो होती है, एटीपी बाइंड स्टेज में आपका के होता है, ठीक है? जे होता है, तो सबसे पहले याद रखिएगा एबीसीडी अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें जे पहले आता है, के बाद में आता है। तो यानी कि पहले जे आके बाइंड करता है, तो डना जे जो होता है वो बाइंड करता है। जब वो डिटेक्ट करता है कि कोई भी प्रोटीन आपकी अनफोल्डेड है या पार्शियली फोल्डेड प्रोटीन है, उस पे आके डना जे बाइंड करेगा और उसके बाद डना के बाइंड करेगा। इसके बाद यही जो जे प्रोटीन होती है वो स्टिमुलेट करता है डना के की एटीपी के हाइड्रोलाइसिस को, जो कि यहाँ पे मेंशन है, जिससे क्या होता है, डना के जब एडीपी बाउंड स्टेज में आ जाता है तो ये बहुत टाइटली बाउंड होता है। अब यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट पहचानना था, तो वो आपका पहले ही ऑप्शन में रखा गया है। द एफिनिटी ऑफ ए डना के टू द पॉलीपेप्टाइड इंक्रीजेस अपॉन हाइड्रोलिसिस ऑफ द एटीपी टू एडीपी। तो जब ये एक्सचेंज होता है तभी इसकी एफिनिटी जो होती है वो आपका बढ़ जाता है। तो ये आपको कहानी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये है कि आपका करेक्टली डिस्क्राइब जब आप कहेंगे तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राइट। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूँ और बाकी इस पूरे प्रोसेस के और भी जो पहलू हैं वो आप उस पर्टिकुलर लेक्चर में जाके जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ एक और क्वेश्चन जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा है और बस एक इंफॉर्मेशन से आपको घुमाया है कि डीएनए मेथाइलेशन का आपका क्वेश्चन आया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको फॉल्स है, ये बात आपको पहचाननी है। तो जो डीएनए का मेथाइलेशन होता है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, तो मेथाइलेशन हमेशा आपके साइटोसिन रेसिड्यू पर होता है, जो कि सीपीजी आइसलैंड जिसको हम बोलते हैं, जब माइक्रोबायोलॉजी आप पढ़ेंगे तो वहाँ होता है। और किसी भी जब आप बायोकेमिस्ट्री का रिएक्शंस पढ़ते हैं तो जहाँ पे मिथाइल ग्रुप का जो डोनर होता है वो आपका एस एडिनोसिल मेथियोनिन एक मॉलिक्यूल होता है, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, शैम बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका नाम याद रखना, एस एडिनोसिल मेथियोनिन इसको बोला जाता है, ठीक है? तो ये जो होता है ये आपके मिथाइल ग्रुप को डोनेट करता है और साइटोसिन का ये स्ट्रक्चर बना है और यहाँ पे मिथाइल जो आता है ये आपके 5th पोजीशन पे आके लगता है। अब यहीं पर ही ऑप्शन आपका छुपा हुआ है। जनरली मेथाइलेशन अकर्स एट 3rd कार्बन पोजीशन ऑफ साइटोसिन एंड कन्वर्ट इनटू 3 मेथाइल साइटोसिन। यही ऑप्शन जो है आपका गलत है, क्योंकि जो आपका मेथाइलेशन होता है वो आपके 5th पोजीशन पे होता है। तो एक इन्फॉर्मेशन से आपका ये क्वेश्चन जो होगा वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी रिमेनिंग जो ऑप्शंस है वो आपके सही हैं, तो उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, जो कि मैं आपको पीवाईक्यूज कराते समय मैं आपको याद भी कराता रहता हूँ, किस तरीके से क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके रिपीट किए जाते हैं और आपको किस तरीके से पीवाईक्यूज को थोड़ा सीरियसली लेके एटलीस्ट 5 साल के पीवाईक्यूज आपको जरूर सॉल्व करने चाहिए। और अब तो 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो अगर आप 5 साल के पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 10 साल का पेपर मोर देन सफिशियंट है। मतलब 10 क्वेश्चन पेपर जो पीवाईक्यू है वो आपका मोर देन सफिशियंट है आपको इस पेपर के पैटर्न को समझने के लिए और बहुत सारे जो रिपीटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं उनको जानने के लिए। यहाँ पर एक आपका टेबल दिया गया है, बेसिकली ये बॉटनी वाले बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप गैमेटोफाइट और ये सारी चीजें पढ़ते हैं तो उसमें आपने बहुत छोटे पर आपने पढ़ा होगा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, ये वाली स्टोरी आपने एम्ब्रियो सैक की पढ़ी होगी, बस वहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। और इसमें जब आप पढ़ते हैं तो आपके कुछ बहुत कॉमन होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एम्ब्रियो सैक, तो पी महेश्वरी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, भारतीय मूल के साइंटिस्ट हैं, क्लासिफाई किया एम्ब्रियो सैक को
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेगा स्पोर न्यूक्लियाई पार्टिसिपेटेड इन एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन। कितने मेगा स्पोर जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन में, उसके आधार पे मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक में इन्होंने इसको डिफरेंशिएट किया। तो मोनो का मतलब होता है द एम्ब्रियो सैक जो सिंगल मेगा स्पोर से बन रहा है उसको मोनोस्पोरिक बोलते हैं। उसका जो एग्जाम्पल होगा वो आपका पॉलीगोनम और इनोथेरा होता है। बाइस्पोरिक में आपके 2 मेगा स्पोर इन्वॉल्व होते हैं। इसमें जो एग्जांपल आता है एलियम और एडीमाइनियन, ये याद रखिएगा। और बाकी मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूँ ताकि आपके फर्दर क्वेश्चन गलत ना हो। एलियम की स्पेलिंग में 2 बार एल आता है तो इसको याद रखना बाई। तो ये जो होता है ये आपका बाइस्पोरिक होता है। टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक में आपके 4 होते हैं जिसमें आपका एग्जांपल एडोक्सा, पल्मैगो, ड्रूसा, फ्रिटिलेरिया ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। और पिपोर्मिया करके ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इन्हीं को यहाँ पे मैचिंग में लगाना था। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो आपका मोनोस्पोरिक होता है या पॉलीगोनम टाइप का जो एम्ब्रियो सैक होता है वो लगभग 80% फ्लावरिंग प्लांट में पाया जाता है। और इसको डिस्कवर किया था स्ट्रैसबर्गर साहब ने, इसको डिस्कवर किया था। और इसके अलावा जब आप इसकी स्टडी करते हैं तो ये आपका 7 सेड और 8 न्यूक्लिएटेड आपको देखने को मिलता है। तो अब आपको यहाँ पे मैचिंग में लगाना है। तो जैसा कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके जून 2019 का क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को रीफ्रेम करके दिसंबर 2019 में पूछा गया। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर में कोई गलती की है तो उसी से ही मिलता जुलता क्वेश्चन जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ देख कर जाइएगा, एग्जाम में डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा। तो बाइस्पोरिक 8 न्यूक्लिएटेड एक ऑप्शन में रखा है, आपको एलियम लगा देना है, थर्ड का ए। अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस में यहाँ पे दे रहा है। इसके बाद जो आपको लगाना है आपका मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएटेड जो होता है, जो कि आपका 7 सेड 8 न्यूक्लिएटेड जो होता है ये आपका पॉलीगोनम होता है। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको डी से लगा दूंगा, यानी फर्स्ट का डी ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे मेरा रखा हुआ है। फिर मेरा मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लिएटेड जो होता है वो मेरा इनोथेरा में होता है। और टेट्रास्पोरिक 16 न्यूक्लिएटेड जो होते हैं वो मेरे परपोर्मिया में आपको देखने को मिलते हैं। बाकी टेट्रास्पोरिक का एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे पिप्रोमिया में आपका लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप इस चार्ट को याद रखिएगा। हो सकता है आपसे नेक्स्ट टाइम टेट्रास्पोरिक आपसे पूछा जाए, बाइस्पोरिक आपसे पूछी गया है। और हो सकता है बाइस्पोरिक का दूसरा एग्जांपल आपसे पूछ ले एंडमाइनॉन, ठीक है, एंडीमिनियन जो भी है भाई, ठीक है। तो ये सब अपने लेवल पे देख लेना। अब दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे फ्रेम किया गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट है बाइस्पोरिक 8 न्यूक्लिएटेड बाइपोलर एम्ब्रियो सैक। तो ये जो आपका बाइस्पोरिक का वर्ड आएगा तो ये आपका एलियम में हो जाएगा। बाकी एग्जाम्पल में आपका जो कि प्लमैगो को इन्होंने लिया है, इसको याद रखिएगा। ये आपका टेट्रास्पोरिक है जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपका रखा हुआ है। पेनियाई जो है ये भी आपका यहाँ पे रखा हुआ है, ये भी आपके टेट्रास्पोरिक में आते हैं। और इनोथेरा जो होता है ये आपका मोनोस्पोरिक का एग्जाम्पल है। तो ये चीजें आपको याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। और इसको साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से आप इसको अपना याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टाइम ये भी पूछा जाएगा। तो पॉलीगोनम जो होता है वो आपका मोस्ट कॉमन होता है, जो कि आपके 80% फ्लावरिंग प्लांट में मिलता है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन जो कि आपको थोड़ा सा बस कॉमन सेंस लगाना था, हालांकि ये क्वेश्चन देख के आप डर जाओगे कि यार ये बायोटेक का क्वेश्चन लग रहा है, क्लेनाउ फ्रेगमेंट पूछ लिया है, दुनिया भर की चीजें पूछ लिया है, ब्लंट है, अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन है, मैं कैसे सॉल्व करूं। बट इसको एक बार आप प्रयास करेंगे और बस एक ही गलत स्टेटमेंट यहाँ पे पहचानना है और बहुत ही आसानी के साथ आप इसको अपने ऊपर बिलीव करके पहचान सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, जब आप डीएनए पढ़ते हैं तो आपके 5 प्राइम पे फॉस्फेट होता है, 3 प्राइम पे ओएच होता है। एक एंजाइम आपका होता है जिसको हम एल्कलीन फॉस्फेटेज कहते हैं, जो कि फॉस्फेट ग्रुप को हटाता है। अब फॉस्फेट ग्रुप जो है वो 5 प्राइम पर लगा होता है। डीएनए की अगर मैं बात करता हूँ यही तो होता है। जो ये नॉमेनक्लेचर होता है 5 प्राइम 3 प्राइम, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि 5 प्राइम पे फॉस्फेट है और 3 प्राइम पे ओएच है। तो अगर आपको फॉस्फेट हटाना है तो आप कहाँ से हटाओगे, 5 प्राइम पोजीशन से हटाओगे। अब यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना था और एक ऑप्शन में यहाँ लिखा है टू प्रिवेंट सेल्फ लाइगेशन ऑफ ए वेक्टर डाइजेस्टेड विद इतना एल्कलीन फॉस्फेटेज एंजाइम यूज किया जाता है। हालांकि एल्कलीन फॉस्फेटेज का ये काम होता है कि जब आप बायोटेक पढ़ते हैं, हालांकि अभी मैंने कंटेंट बना लिया है तो कोशिश रहेगी कि मैं आपको सीएसआईआर से पहले बायोटेक पढ़ा दूं, तो वहां पे मैंने ये लगाया हुआ है एंजाइम्स वगैरह के बारे में, जितने भी आप बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स बायोटेक में पढ़ते हैं। तो एल्कलीन फॉस्फेटेज जब आप पढ़ते हैं तो ये आपके सेल्फ लाइगेशन को प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है। यहां तक बात इनकी सही रही, लेकिन गलत इन्होंने क्या किया है कि एल्कलीन फॉस्फेटेज एंजाइम यूज्ड करता है, इज यूज्ड टू रिमूव 3 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम द एंड ऑफ द फ्रेगमेंट। यही ऑप्शन इन्होंने गलत कर दिया कि जब ये आपका फॉस्फेट ग्रुप है तो ये आपके 5 प्राइम फॉस्फेट से आपके रिमूव करेगा। तो यानी कि जो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा वो आपका थर्ड हो जाएगा।
तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे समझ लिया है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। बाकी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।